Hi everyone, I'm Priyanka. I'll be discussing the same topic, that is the applications of the EMF. उसका second application देखेंगे, that is the potentiometric titrations, है ना. हमने कल पिछले lecture में start किया था applications of the EMF measurement. So let us revise it. उसमें हमने first point देखा था, that is the determination of the pH, है ना. So determination of pH में हमने देखा था अगर किसी electrode का EMF उसके हाइड्रोनियम आयन के कॉन्सेंट्रेशन पे अगर डिपेंड करता है तो हम pH जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. क्यों? बिकॉज pH जो है दिस इज द माइनस ऑफ लॉगरिदम ऑफ द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ द H प्लस आयंस, है ना. इसीलिए हम pH जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. सो इसके लिए हमने देखा था 3 टाइप ऑफ द इलेक्ट्रोड्स. नंबर 1 वॉज द गैस इलेक्ट्रोड, है ना. So with the help of the gas electrode, so gas electrode is nothing but the hydrogen electrode use करके हम कर सकते थे. Next हमने देखा था क्विन हाइड्रोन electrode, ठीक है. Next one was the क्विन हाइड्रोन electrode, okay. And the last one we saw was the glass electrode. So glass electrode को ही हम आयन सेलेक्टिव इलेक्ट्रोड भी कहा गया था, राइट. सो ये तीनों के हेल्प से वी कैन कैलकुलेट द pH ऑफ अ पर्टिकुलर सॉल्यूशन, है ना. सो विद यूजिंग द गैस इलेक्ट्रोड, दैट इज द हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट वाज वेरी इजी. वी डायरेक्टली गॉट द इक्वेशन दैट वाज E इज इक्वल्स टू 2.303 RT अपॉन F इंटू pH, है ना. तो यहाँ से हम इजीली pH जो है वो कैलकुलेट कर सकते हैं. RTF की वैल्यू डालेंगे तो वी विल गेट 0.0591. सो वी विल गेट E इज इक्वल्स टू 0.0591 इंटू pH. सो pH विल बी E अपॉन 0.0591. दैट वॉज वेरी इजी, राइट. देन हमने देखा था व्हाट इज द क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड. सो क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड हमने देखा था इट इज एन इक्विमोलर मिक्सचर ऑफ द हाइड्रोक्विनोन एंड द क्विनोन, दैट इज द हाइड्रोक्सी फॉर्म एंड द कीटोन फॉर्म ऑफ द क्विनोन, राइट. सो यहाँ पे भी हमने देखा था that is the EMF of a quin hydron electrode that was equals to the standard potential of the quin hydron electrode plus 2.303 RT upon F into pH, है ना. सो इसका इक्वेशन जो है वो हमको मिला था, दैट वाज EQ इज इक्वल्स टू EQ स्टैंडर्ड, राइट, प्लस 2.303 RT upon F into pH, राइट. इसी की वैल्यूज अगर हम पुट डाउन करेंगे सो वी विल गेट pH is equals to EQ minus of EQ standard upon 0.0591, right. Similarly we have seen for the glass electrode. So glass electrode में हमने देखा था कि एक ग्लास ट्यूब होती है, उसको एक ग्लास बल्ब होता है, उसके अंदर हम 0.1 नॉर्मल का HCl सॉल्यूशन जो है वो भरते हैं, राइट. और इस असेंबली को हम या फिर इस इलेक्ट्रोड को हम दूसरे सॉल्यूशन में डालते हैं जिसका कॉन्सेंट्रेशन कुछ अलग होता है. सो बिकॉज ऑफ द वेरिएशन ऑफ द कॉन्सेंट्रेशंस द ग्लास का जो वॉल होता है उसके ऊपर पोटेंशियल जो है वो डेवलप होता है, right. So we will get the same equation here, but instead of EQ we will have EG, right. So for the glass electrode we will have pH is equals to EG minus of EMF of standard glass electrode upon 0.0591, okay. So these are the 3 important equations for the measurement of pH, right. So this is all what you guys have to remember from the previous lecture. So now today's lecture we have to deal with the next topic, that is about the potentiometric titrations, है ना.
इसमें हम सबसे पहले कुछ डेफिनेशंस देखेंगे. ओके, सो लेट अस सी व्हाट आर द वेरियस डेफिनेशंस दैट आर इन्वॉल्व्ड इन दिस. सो नंबर 1 इज द इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. ओके, सो व्हाट डू यू मीन बाय एन इंडिकेटर इलेक्ट्रोड? सो व्हेनेवर एन इलेक्ट्रोड इज रिवर्सिबल विद अ पर्टिकुलर आयन इन अ सॉल्यूशन, है ना, हमें पता है कि कोई भी इलेक्ट्रोड जो है वो किसी आयन से रिवर्सिबल होता है किसी भी सॉल्यूशन में. सो क्या होगा, अगर इस इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल जो है वो उस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के अकॉर्डिंगली अगर चेंज होता है तो हम कुछ स्टडीज़ जो हैं वो कर सकते हैं, right? So we see here that the potential of the electrode, it depends upon the concentration of that particular ion. Okay, so if the concentration of that ion changes, अगर हमने एक इलेक्ट्रोड को किसी सोल्यूशन में डाला है, उसके अंदर कुछ आयन्स हैं, अगर उस आयन का कॉन्सेंट्रेशन चेंज होता है और उस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के चेंज होने की वजह से उस इलेक्ट्रोड का भी पोटेंशियल अगर चेंज होता है, तब हम उसे कहते हैं इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. What is it called? It is called as the indicator electrode. So what will be the definition? The electrode whose potential changes with concentration of ions is called as the indicator electrode. रेफरेंस इलेक्ट्रोड हमको पता है, जिस भी इलेक्ट्रोड का ईएमएफ हमको पहले से पता होता है उसको हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो कहते हैं. और किसी भी सेल को बनाने के लिए हमको 2 इलेक्ट्रोड्स लगते हैं. सो उसमें हमको एक सेल में हमको 2 इलेक्ट्रोड्स रखेंगे, एक रहेगा हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड, दूसरा रहेगा हमारा इंडिकेटर इलेक्ट्रोड. इंडिकेटर इलेक्ट्रोड को ही हम वर्किंग इलेक्ट्रोड भी कह सकते हैं. ओके, सो अब हम क्या करेंगे, वी विल कंस्ट्रक्ट अ सेल बाय कंबाइनिंग दिस इलेक्ट्रोड विद द रेफरेंस इलेक्ट्रोड, है ना. तो हम क्या करेंगे, अभी एक सेल कंस्ट्रक्ट करेंगे जिसमें एक इंडिकेटर इलेक्ट्रोड रहेगा जो हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड है और दूसरा हमारा रेफरेंस इलेक्ट्रोड जो है वो रहेगा. सो यूजुअली द रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूज्ड आर दी कैलोमेल इलेक्ट्रोड. ओके, नाउ what do you mean by the next term here, that is the potentiometric titration? Okay, so the titration in which equivalence point is detected on the basis of change in electric potential is called as the potentiometric titration. हमको पता है टाइट्रेशन क्या होता है ना. हम किसी का भी एंड पॉइंट जो है वो कैलकुलेट करते हैं. दैट इज़, अगर एसिड और बेस का टाइट्रेशन किया, सो हम देखते हैं, हम एसिड के सॉल्यूशन को बेस के सॉल्यूशन से टाइट्रेट करते हैं और उस पॉइंट को मेजर करते हैं जहाँ पे आपके सॉल्यूशन में सारे एसिडिक आयंस जो हैं वो ख़त्म हो गए हैं, है ना. सो वहाँ पे हम इंडिकेटर का यूज़ करते हैं, राइट. दैट इज़ द वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन. सो पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन में हम क्या करते हैं, हम इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो मेजर करते हैं. ओके, और इक्विवेलेंस पॉइंट जो है वो कैसे मेजर करते हैं, बाय द चेंज इन द इलेक्ट्रिक पोटेंशियल. ओके, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जैसे चेंज होगा वैसे. सो व्हाट आर द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस? द टाइट्रेशन इन विच इक्विवेलेंस पॉइंट इज डिटेक्टेड ऑन द बेसिस ऑफ चेंज इन द इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल इज कॉल्ड एज द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस. So now let us see how to carry out the potentiometric titration. Okay, so potentiometric titration में हम क्या करते हैं, okay, in the potentiometric titrations we take a known volume of the given solution. ओके, जो भी सॉल्यूशन है इसका नॉन वॉल्यूम जो है वो हम लेते हैं और इसके अंदर हम एक रिवर्सिबल इलेक्ट्रोड जो है वो डालेंगे, वो हमारा वर्किंग इलेक्ट्रोड रहेगा. ठीक है. नाउ दिस वर्किंग इलेक्ट्रोड, इट इज़ कपल्ड विथ अनदर इलेक्ट्रोड, दैट इज़ दी रेफरेंस इलेक्ट्रोड. ओके, सो रेफरेंस इलेक्ट्रोड यूजुअली यूज्ड हियर इज़ दी कैलोमेल इलेक्ट्रोड. और फिर हम क्या करते हैं, इसका ईएमएफ जो है वो रिकॉर्ड करते हैं. ठीक है. नाउ इस सॉल्यूशन में हम ब्यूरेट की मदद से एक टाइट्रेंट जो है वो ऐड करते हैं इन स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स. छोटे छोटे इंस्टॉलमेंट में हम टाइट्रेंट जो है वो डालेंगे. थोड़ा टाइट्रेंट डाला, इसको स्टर किया और इसका ईएमएफ जो है वो मेजर किया, फिर थोड़ा सा टाइट्रेंट डाला, फिर मेजर किया, फिर ईएमएफ रिकॉर्ड किया. यही प्रोसेस जो है वो हम करेंगे, राइट. फिर जो भी हमको हमारे ऑब्जर्वेशंस रहेंगे उसका हम एक ग्राफ प्लॉट करेंगे. ओके, सो ग्राफ जो है वो प्लॉट करेंगे किसके बीच में, जितना वॉल्यूम ऑफ टाइट्रेंट हमने डाला है और जितना ईएमएफ जो है वो हमने रिकॉर्ड किया है. ठीक है. सो सबसे पहले प्रोसेस देख लें. एक बीकर लेते हैं हम जिसके अंदर एनालाइट जो है वो रहता है. दिस इज़ ऑफ दी नॉन वॉल्यूम. इसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं पता है आपको, ठीक है, इसका वॉल्यूम आपको पता है. इसके अंदर हम एक वर्किंग इलेक्ट्रोड, दैट इज़ दी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है वो डिप करेंगे, इसको कपल करेंगे विद दी रेफरेंस इलेक्ट्रोड.
राइट, और फिर हम इसका EMF कितना है वो मेजर करते हैं, राइट। फिर ये जो एनालाइट का सॉल्यूशन है इसके अंदर हम विद द हेल्प ऑफ ब्यूरेट टाइट्रेंट जो है वो हम ऐड करते हैं इन वेरी स्मॉल इंस्टॉलमेंट्स। फिर हम इस सॉल्यूशन को स्टर करते हैं और इसका EMF जो है वो मेजर करते हैं, फिर से टाइट्रेंट डालते हैं, स्टर करते हैं, EMF जो है वो मेजर करते हैं। सो दिस प्रोसेस गोज ऑन, ओके। अब कब तक ये प्रोसेस हमको करना है? ये प्रोसेस हमको करना है जब तक हम ड्रास्टिक चेंज इन द EMF ना देखें, राइट। इनिशियली EMF जो है वो थोड़ा थोड़ा बढ़ेगा या फिर थोड़ा थोड़ा घटेगा, राइट। फिर एक पॉइंट आएगा जहाँ पे यू विल सी अ ड्रास्टिक फॉल और ड्रास्टिक इंक्रीज इन दी EMF। उसके बाद में फिर थोड़ी देर और हम टाइट्रेशन कंटिन्यू करेंगे एंड देन वी विल स्टॉप दी टाइट्रेशन, okay. Now to know the results, what we will do, we will plot a graph between the volume of titrant and the EMF, okay. So now what do? We plot a graph is plotted between volume of titrant added and the EMF of the cell, okay. Now the point at which the EMF changes fastest, that is called as the equivalence point. So equivalence point क्या है? Equivalence point एक ऐसा point है जहाँ पे EMF जो है वो drastically बढ़ता है, राइट। सो यहाँ पे आप इसमें देख सकते हैं दिस इज़ द वॉल्यूम ऑफ NaOH। वी कैन कैलकुलेट इट विद द हेल्प ऑफ द pH ऑल्सो, या फिर यहाँ पे हम EMF भी ले सकते हैं, ठीक है। जैसे जैसे ही आप टाइट्रेंट ऐड करोगे तो यहाँ पे आप देख रहे हैं EMF जो है वो बढ़ते जा रहा है, ठीक है। फिर एक तो यहाँ पे देखिए EMF जो है वो स्लाइटली बढ़ रहा है। फिर एक पॉइंट आ गया जहाँ पे यू कैन सी एंड ड्रास्टिक इंक्रीज, ओके। सो एट दिस वॉल्यूम वी हैव अ ड्रास्टिक इंक्रीज और फिर धीरे धीरे बढ़ रहा है। सो ये जो पॉइंट है और एट विच इट ड्रास्टिकली इंक्रीजेज, दैट इज कॉल्ड एज द इक्विवेलेंस पॉइंट, राइट। सो दिस इज एक्चुअली द इक्विवेलेंस पॉइंट ऑफ दिस टाइट्रेशन। लेकिन यहाँ पे हम एग्जैक्टली कहाँ एंड पॉइंट आ रहा है वो हम नहीं मेजर कर पा रहे हैं, इसीलिए फॉर दिस व्हाट डू? वी इन ऑर्डर टू लोकेट दिस पॉइंट करेक्टली, अनदर ग्राफ इज प्लॉटेड बिटवीन derivative of the EMF or pH to the derivative of the volume, okay. So when you do this you will get a maxima, okay, and this is the exact end point of this. यहाँ जो आएगा, जो exactly आएगा, यहाँ पे हम थोड़ा मिस कर सकते हैं बट यहाँ पे आप कुछ भी मिस नहीं कर पाओगे. You will get the exact maxima over here. Clear? Okay. So now let us see the next part in this, that is the potentiometric titrations and its types. So potentiometric titrations can be mainly of 3 types. So let us see all of them one by one. So number 1 here is the neutralization titration. We all know what is neutralization, है ना. किसी भी सॉल्यूशन को न्यूट्रलाइज करना मतलब उसके अंदर जो आयंस प्रेजेंट है उसको दूसरे उसके कॉन्ट्राडिक्टरी आयन से रिएक्ट करवाना और उसके कॉन्सेंट्रेशन को ज़ीरो करना, दैट इज़ दी न्यूट्रलाइजेशन. ठीक है. सो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शंस आर नथिंग बट यूजुअली दी एसिड बेस्ड रिएक्शंस, है ना. सो इस टाइट्रेशन में हम यूजुअली एक एसिड लेंगे, दूसरा बेस लेंगे, उनको एक दूसरे से टाइट्रेट करेंगे. राइट. कब तक टाइट्रेट करेंगे? जब तक आपके सॉल्यूशन में जो हाइड्रोनियम आयंस हैं वो ख़त्म नहीं हो जाते. Okay, so in this titration what do? The solution contains hydronium ions and the titrant contains the OH minus ions. मतलब आपका जो solution है उसके अंदर acid है और जो आपका titrant है उसके अंदर base है. Right? So initially the concentration of the H plus ions, तो यहाँ पे हमको क्या करना है? वी हैव टू मेजर द कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयंस. सो हाइड्रोनियम आयंस के लिए हम कोई भी इंडिकेटर इलेक्ट्रोड जो है वो यूज़ कर सकते हैं. सो दैट इज़ दी हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, क्विन हाइड्रोन इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं, ग्लास इलेक्ट्रोड यूज़ कर सकते हैं. ये सब हमने पिछले लेक्चर में ही देखा. राइट. सो टू कैलकुलेट और टू calculate the concentration of the hydronium ions we will use the indicator electrodes. ओके. सो अब हम क्या करेंगे? ये जो इंडिकेटर इलेक्ट्रोड है इसको डिप करेंगे किस में? एसिड के सॉल्यूशन में. राइट. इसको हम कपल करेंगे रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, दैट मे बी कैलोमेल इलेक्ट्रोड. नाउ कैलोमेल इलेक्ट्रोड एंड दिस सॉल्यूशन दे आर कपल्ड विद द हेल्प ऑफ द सॉल्ट ब्रिज. Okay, so usually calomel electrode is used as the reference electrode and they are connected through the salt bridge to construct a cell. और फिर हम इसका EMF जो है वो मेजर करेंगे. So सबसे पहले थोड़ा सा बेस डालेंगे, उसको स्टर करेंगे, उसका EMF मेजर करेंगे. फिर थोड़ा और बेस डालेंगे, उसको स्टर करेंगे, उसका EMF मेजर करेंगे. राइट. सो जैसे जैसे आएगा वैसे ही वी विल गेट दी, पहले थोड़ा सा इंक्रीज होगा EMF, फिर बहुत बढ़ेगा एंड देन स्लो डाउन होगा. सो इन दिस वे वी विल गेट द एंड पॉइंट एज वी हैव गॉट हियर.
क्लियर? सो एंड पॉइंट कब मिलेगा? जब आपके सॉल्यूशन में सारे H+ आयंस जो हैं वो ख़त्म हो जाएंगे, दैट विल बी दी एंड पॉइंट. Okay, so next is the redox titration. The name itself says redox, that is oxidation reduction reaction is being taking place. Okay, so usually what will happen here, जब भी आप रिएक्शन कर रहे हो आपके पास जो आयंस हैं उसका ऑक्सीडेशन स्टेट जो है वो चेंज होगा, राइट? इसका मतलब आपके सॉल्यूशन में एक ही एलिमेंट के दो अलग अलग आयंस प्रेजेंट रहेंगे अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट्स में, तो उनका एक पर्टिकुलर रेशो रहेगा, है ना? जैसे जैसे ये रिएक्शन हो आगे बढ़ेगी वैसे वैसे एक पर्टिकुलर आयन एक पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट के आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ता जाएगा और दूसरे का घटता जाएगा. इसका मतलब द रेशो ऑफ दोज आयंस इज चेंजिंग, है ना? सो दिस विल बी आवर डिटेक्शन पॉइंट. Okay, so in this titration, oxidation state of some ion changes due to reaction with titrant. ठीक है, सॉल्यूशन में आपके आयंस हैं, जैसे ही आप उसके अंदर टाइट्रेंट डालेंगे उनके जो ऑक्सीडेशन स्टेट हैं वो बदलते जाएंगे. इन सच अ केस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड डिप्ड इन द सॉल्यूशन एक्ट एज अ रेडॉक्स इलेक्ट्रोड. तो यहाँ पे वर्किंग इलेक्ट्रोड कौन सी है? वर्किंग इलेक्ट्रोड इज द प्लैटिनम इलेक्ट्रोड. ठीक है, अब इस प्लैटिनम इलेक्ट्रोड वर्किंग इलेक्ट्रोड है, इसको कपल करेंगे हम रेफरेंस इलेक्ट्रोड से, राइट? So it is coupled with the reference electrode and connected to potentiometer. Now, due to change in the ratio of ions of the reactive species, potential changes and hence जैसा हमको ऊपर का हमने डायग्राम देखा, राइट, ऐसा ही ग्राफ जो है वो हमको मिलेगा. सो लेट अस सी एन एग्जांपल ऑफ दिस. सो फॉर एग्जांपल द टाइट्रेशन ऑफ FAS, दैट इज द फेरिक अमोनियम सल्फेट विथ पोटेशियम डाइक्रोमेट और पोटेशियम परमैंगनेट, है ना? इसका सॉल्यूशन में यूजुअली क्या रहता है? द सॉल्यूशन यूजुअली कंटेन्स Fe2+ एंड Fe3+ आयंस, दैट इज FAS, है ना? FAS Fe2+ एंड Fe3+ आयंस कंटेन करते हैं, और जैसे ही हम उसके अंदर टाइट्रेंट डालेंगे इनमें से कोई भी एक, सो व्हाट विल हैपन, द Fe2+ जो भी हैं दैट विल गेट कन्वर्टेड टू द Fe3+, राइट? इसका मतलब जैसे ही आप रिएक्शन आगे बढ़ा रहे हैं वैसे वैसे आपके सॉल्यूशन में Fe2+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जा रहा है और Fe3+ आयंस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो बढ़ता जा रहा है, राइट? एक पॉइंट ऐसा आएगा जब सारे Fe2+ आयंस खत्म होके इट विल गेट कन्वर्टेड टू दी Fe3+ आयंस, राइट? दैट विल बी अवर डिटेक्शन पॉइंट. इसका मतलब क्या हो रहा है, इस सॉल्यूशन में जो रेशो है Fe2+ और Fe3+ आयंस का वो कंटिन्यूसली चेंज होता जा रहा है. एज अ रिजल्ट EMF जो है वो भी चेंज होगा, राइट? एज अ रिजल्ट वी विल गेट दी एंड पॉइंट हियर. नाउ द नेक्स्ट एंड द लास्ट वन फॉर टुडे इज द प्रेसिपिटेशन टाइट्रेशन. नेम इटसेल्फ सेज प्रेसिपिटेशन, मतलब यहाँ पे क्या होगा, प्रेसिपिटेट जो है वो फॉर्म होगा जैसे ही आपकी रिएक्शन आगे बढ़ती जाएगी. ठीक है, तो प्रेसिपिटेट कब फॉर्म होगा, जब भी हमारे पास के दो आयंस एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे और वो एक स्पैरिंगली सोल्यूबल सॉल्ट फॉर्म करेंगे तभी हमको प्रेसिपिटेट जो है वो मिलेगा, राइट? सो यहाँ पे भी एंड पॉइंट क्या रहेगा, जब आपके सारे आयंस जो हैं वो प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो जाएंगे और अब आगे और प्रेसिपिटेट फॉर्म होना बंद हो जाएगा, दैट विल बी योर एंड पॉइंट. Okay, so in this titration, two ions combine to form a sparingly soluble salt, and near end point, one of the ions is completely precipitated, and so EMF changes rapidly. है ना? एंड पॉइंट कब होगा, जब आप जिस आयंस का प्रेसिपिटेट बना रहे हो वो पूरी तरीके से प्रेसिपिटेट में कन्वर्ट हो गए और अभी उसके कोई भी फ्री आयंस प्रेजेंट नहीं है, दैट विल बी द एंड पॉइंट. Okay, most common titrations of this type are the titrations of the halides with AgNO3, है ना? जब भी आप हेलाइड्स, क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड को जब भी आप सिल्वर नाइट्रेट के साथ ट्रीट करेंगे तो आपको सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर ब्रोमाइड, सिल्वर आयोडाइड का प्रेसिपिटेट जो है वो मिलेगा, राइट? सो द इलेक्ट्रोड असेंबली इज ऑफ द टाइप AgAgNO3 और AgAgCl. ठीक है, this type of electrode is to be used. At end point what will happen, all the Ag+ which is ions which are present, they will be consumed and it will be precipitated as AgCl, मतलब depending upon the halide. यहाँ पे क्लोराइड यूज़ किया तो AgCl मिलेगा, ब्रोमाइड यूज़ किया तो AgBr मिलेगा, आयोडाइड यूज़ किया तो AgI मिलेगा, and hence rapid change takes place in the EMF, है ना? जिस पॉइंट पे सारे सिल्वर आयंस जो हैं वो प्रेसिपिटेट आउट हो जाएंगे वहाँ पे हमको मैक्सिमम चेंज इन द EMF मिलेगा और वो हमारा एंड पॉइंट रहेगा. समझ में आई?
ठीक है, सो अब हम देखेंगे व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ द पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस, है ना। अब पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशन किया तो सही, लेकिन इसके एडवांटेजेस क्या हैं। सो नंबर 1, यहाँ पे यू डोंट नीड टू सेलेक्ट एन इंडिकेटर। आपने देखा होगा, हमने वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशन किया है, एसिड बेस का टाइट्रेशन करते थे तो हमको फिनोल्फ्थालीन इंडिकेटर यूज़ करना पड़ता था, है ना। और किसी भी इंडिकेटर को यूज़ करने के लिए हमको पीएच की जानकारी होनी बहुत ज़रूरी है ना, क्योंकि उसी रेंज में आपका इंडिकेटर जो है वो काम करेगा। सो इन पोटेंशियोमेट्रिक टाइट्रेशंस हमको किसी भी इंडिकेटर की कोई ज़रूरत नहीं है, और बिकॉज हमको किसी इंडिकेटर की ज़रूरत नहीं है इसलिए हमको पीएच चेंजेस के बारे में भी कुछ पता करने की ज़रूरत नहीं है। Okay, so the first point, there is no need of selection of indicator and so no need of prior knowledge of the pH changes that is taking place in the titration. Clear? Next point, colored solutions can be titrated because the endpoint is not determined visually, है ना। हम जब भी वॉल्यूमेट्रिक टाइट्रेशंस करते थे तो हम वहाँ पे कलर्ड सॉल्यूशन का नहीं कर सकते थे। क्यों? क्योंकि कलर चेंज से ही हम डिटेक्ट कर रहे थे व्हाट इज़ द एंड पॉइंट। लेकिन यहाँ पे हमको विजुअली कुछ नहीं करना है, सब कुछ ईएमएफ मेजरमेंट पे आ रहा है, इसलिए हम यहाँ पे कलर्ड सॉल्यूशंस का भी एनालिसिस जो है वो कर सकते हैं। नंबर 3, मिक्सचर ऑफ आयंस कैन बी टाइट्रेटेड एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ ऑल द आयंस कैन बी डिटरमाइंड साइमल्टेनियसली। तो ज़रूरी नहीं है कि आप एक ही आयन को एक ही टाइट्रेंट के साथ एनालाइज कर सकते हो। आप बहुत सारे अलग अलग आयंस का एनालिसिस कर सकते हो एक ही टाइट्रेंट के साथ। अब ये कैसे पॉसिबल है? फॉर एग्जांपल, मिक्सचर ऑफ क्लोराइड, ब्रोमाइड एंड आयोडाइड कैन बी टाइट्रेटेड, है ना। एक सॉल्यूशन लेंगे जिसके अंदर क्लोराइड भी है, ब्रोमाइड भी है, आयोडाइड भी है, और इसको AgNO3 के साथ हम इसका टाइट्रेशन करेंगे। सो हमको एक अलग पॉइंट मिलेगा क्लोराइड के लिए, एक अलग मिलेगा ब्रोमाइड के लिए, और एक दूसरा अलग मिलेगा आयोडाइड के लिए। सो एक से ज़्यादा आयंस की एनालिसिस हम यहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट, मिक्सचर ऑफ स्ट्रॉन्ग एंड द वीक एसिड कैन बी टाइट्रेटेड विथ स्ट्रॉन्ग बेस टू गेट 2 डिफरेंट एंड पॉइंट्स एट द सेम पॉइंट, है ना। हम यूजुअली क्या करते थे, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, ऐसे हम अलग अलग टाइट्रेशंस करते थे। लेकिन यहाँ पे आप एक ही साथ स्ट्रॉन्ग एसिड और वीक एसिड दोनों को ही एक स्ट्रॉन्ग बेस के साथ जो है वो रिएक्ट करवा सकते हो, टाइट्रेट करवा सकते हो। तो स्ट्रॉन्ग के लिए आपको अलग से एंड पॉइंट मिलेगा और वीक के लिए आपको अलग से एंड पॉइंट यहाँ पे नज़र आएगा। लास्ट पॉइंट, polybasic acid like H3PO4 when titrated with NaOH gives 3 different neutralization points for 3 hydrogen ions, है ना। अगर आपके पास मोनोबेसिक हैं तो आपको एक ही एंड पॉइंट मिलेगा, अगर आपके पास डाई बेसिक हैं, ट्राई बेसिक हैं तो उतने पीक्स जो हैं वो आपको मिलेंगे। अगर हम H3PO4 के ग्राफ की बात करते हैं तो हमको कुछ इस तरीके का ग्राफ जो है वो मिलेगा। एक हाइड्रोजन आयंस के लिए एक एंड पॉइंट, दूसरे के लिए दूसरा, तीसरे के लिए तीसरा। इसका मतलब पॉलीबेसिक एसिड्स जो होते हैं उनका भी हम एनालिसिस यहाँ पे कर सकते हैं, राइट। सो दीज आर दी सर्टन एडवांटेजेस ऑफ दी potentiometric titrations. Okay, so I want you all to revise the lecture properly and only then solve the assignments. And if you have any doubt, feel free to contact me. Thank you so much for your valuable time. Thank you.